Jai Hind. Today we are going to understand the story of chapter 3, The Boy and the Catapult of class 5 English book of Maples series. आज हम लोग क्लास 5 की मैपल्स सीरीज की इंग्लिश बुक के चैप्टर 3 की कहानी द बॉय एंड द कैटेपल्ट को समझने की कोशिश करेंगे। द बॉय एंड द कैटेपल्ट। बॉय मीन्स आपको पता है लड़का होता है, कैटेपल्ट मीन्स होता है गुलेल। गुलेल एक पारंपरिक हथियार है जिससे कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का प्रयोग करके किसी भी वस्तु या किसी भी जीव चीज पर निशाना लगाया जाता है, हमला किया जाता है। तो यहाँ पर बॉय मीन्स होता है लड़का। बॉय के लिए हम लोग और शब्द भी लिख सकते हैं जैसे कि लैड मीन्स भी बॉय होता है, या इनके लिए हम लोग मेल चाइल्ड मतलब मेल मीन्स आप पुरुष होता है, चाइल्ड मीन्स बच्चा। तो पुरुष लिंग जिन बच्चों का होता है उनको हम लोग मेल चाइल्ड कहते हैं। तो हम लोग बॉय को मेल चाइल्ड कह सकते हैं। इनके लिए हम लोग और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि माइनर में छोटा। तो बॉय या गर्ल इन दोनों के लिए हम लोग माइनर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या तो जूनियर शब्द का भी प्रयोग हम लोग बॉय और गर्ल दोनों के लिए कर सकते हैं। हम लोग बॉय के लिए जुवेनाइल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैटेपल्ट के लिए हम लोग दूसरे शब्द ट्विकर, जैसे हम लोग ट्विकर मीन्स भी होता है गुलेल। तो कैटेपल्ट की जगह आप ट्विकर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैटेपल्ट के लिए हम लोग और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे प्रोपेलर, PROPELLER प्रोपेलर। और आप और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे पिचर, स्लिंगशॉट, अल्बालेस्ट etc। अब हम लोग कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। द बॉय एंड द कैटेपल्ट मीन्स लड़का और गुलेल, मतलब कोई लड़का है और उसके गुलेल की कहानी बताई जा रही है इस स्टोरी के माध्यम से। गेट सेट मीन्स तैयार हो जाइए। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए हुए चित्र को देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब दीजिए चित्र को देखकर। यहाँ पर चित्र, पहले पिक्चर को हम लोग देख लेते हैं, चित्र को देख लेते हैं। सलीम अली द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिखा हुआ है सलीम अली वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब सलीम अली कोई हैं, उनको हम लोग वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जिस तरह APJ अब्दुल कलाम जी को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी तरह सलीम अली हैं जिनको कि हम लोग वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, कोई ओल्ड मैन है, उनके हाथ में एक बर्ड है, उन्होंने उस बर्ड को फ्री कर दिया है। बर्ड बहुत ही हैप्पीली फ्री होने के बाद फ्लाई कर रहा है, आप देख सकते हैं, साथ में नेचर है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई पर्सन है जो कि बर्ड को फ्री कर रहे हैं, मतलब बर्ड्स को फ्री देखना, नेचर में देखना उनको बहुत अच्छा लगता है। आप मैन को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर इनकी बॉडी डाल ही है, इन्होंने कुर्ता जैसा कुछ पहना हुआ है, मुस्लिमों जैसे लग रहे हैं ये। तो मुस्लिमों की बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं और वो इसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सलीम अली जी के पिक है। तो यहाँ पर सलीम अली कोई हैं जिनको कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब हम लोग सलीम अली जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। सलीम अली, इनको हम लोग
ऑर्निथोलॉजिस्ट या नेचुरलिस्ट कह सकते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट की स्पेलिंग ORNITHOLOGIST होती है। ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स पंछी वैज्ञानिक, मतलब पंछियों से संबंधित जो व्यक्ति विज्ञान की कल्पनाएं करे, वैज्ञानिक धारणा को पंछियों के हिसाब से बनाए, उनको पंछियों के लिए जो वैज्ञानिक शोध करते हैं, वैज्ञानिक कार्य करते हैं, उनको हम लोग ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, मतलब पंछी वैज्ञानिक। इनको हम लोग नेचुरलिस्ट भी कह सकते हैं, मतलब प्रकृति से प्रेम करने वाले। पंछियों के विज्ञान से संबंधित, मतलब पंछियों के वैज्ञानिक ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेचुरलिस्ट मीन्स प्रकृति से संबंधित, प्रकृति में लीन, प्रकृति के लिए अपने जीवन को इन्होंने समर्पित कर दिया। तो नेचुरलिस्ट मीन्स प्रकृति से प्रेम करने वाला, और ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स पंछी वैज्ञानिक, पंछियों के विषय से संबंधित ज्ञान को रखने वाला। तो इनका जन्म 12 नवंबर, सलीम अली जी का जन्म, डेट ऑफ बर्थ 12 नवंबर 1896 को मुंबई में हुआ था। ये 12 नवंबर 1896 को मुंबई में पैदा हुए थे, और 20 जून 1987 को मुंबई में इनकी डेथ हुई थी। तो अभी तक हम लोगों ने सलीम अली जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की। इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, भारत के कई सम्मानित पुरस्कार सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और इनको पद्म भूषण, ये दो सम्मानीय पुरस्कार, सम्मानीय पद्म भूषण सम्मानित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो अभी तक आपने जाना कि सलीम अली जी को जो सम्मानित भारतीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण शामिल है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैंने जीके से रिलेटेड वीडियो में अपलोड किया हुआ है। सलीम अली ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से बर्ड सर्वेट किए पूरे भारत में, मतलब पंछियों से संबंधित एक व्यवस्थित क्रमबद्ध जानकारी इन्होंने इकट्ठा की पूरे भारत में। ऐसे पहले व्यक्ति थे सलीम अली जी। एंड इन्होंने इन्होंने कई किताबें लिखी, कई पुस्तकों की रचनाएं की जो कि पंछियों से संबंधित थी, और इन्हीं सब वजहों से भारत में पंछी विज्ञान को बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, मतलब लोगों का ध्यान पंछियों के जीवन की ओर भी गया कि पंछी भी पर्यावरण का एक अहम हिस्सा होते हैं। इनके सलीम अली जी के कार्यों की वजह से भारतीय लोगों का ध्यान पंछियों की तरफ भी आकर्षित हुआ। तो इन्होंने पंछियों के लिए बहुत कुछ किया भारत में, पंछियों के जीवन से संबंधित। तो इसीलिए इनको भारत में सब लोग वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी को कहा जाता है। तो आपने समझ लिया कि सलीम अली जी वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहलाते हैं। बचपन में सलीम अली जी एक बार इन्होंने अपने किसी हथियार से
या आप समझ सकते हैं यहाँ पे गुलेल की स्टोरी है। तो समझ लीजिए इन्होंने अपने गुलेल से एक पीली गर्दन वाली स्पैलो गौरैया को मार दिया अपने गुलेल से, और जब वो मरकर नीचे गिर गए तो ये उसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर लेके गए और इन्होंने वहाँ के अधिकारियों से ये जानना चाहा कि यह कौन सी पक्षी है, किस प्रकार का पक्षी है ये। तो उस पक्षी का उनके रिकॉर्ड में, इन लोगों के रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि ये नई प्रजाति की पक्षी है, और तब उसी दिन से, उसी समय से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि यह पंछियों को मारेंगे नहीं, पंछियों को बचाएंगे। और आगे चलकर इन्होंने पंछियों के ऊपर बहुत कार्य किए, पंछियों से संबंधित बहुत किताबें लिखी, पूरे भारत में भ्रमण करके इन्होंने पंछियों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसको इन्होंने सर्वे के रूप में दिखाया और किताबों के रूप में लिखा। तो आप समझ सकते हैं सलीम अली जी को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। इन्होंने जो पीली गर्दन वाली गौरैया को अपने गुलेल से मारा था वो 1908 में, मतलब सन 1908 में मारा था। उसके बाद से ही इनके जीवन में पंछियों के प्रति बदलाव हो गया, मतलब इनके हृदय में परिवर्तन हुआ और इन्होंने ऑर्निथोलॉजिस्ट बनने की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया, मतलब पंछी वैज्ञानिक बनने की दिशा में अग्रसर हो गए। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिक्चर और सलीम अली जी के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। कैन यू डिस्क्राइब सलीम अलीज फीलिंग टूवर्ड्स बर्ड्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या आप सलीम अली की भावनाओं को, पंछियों के प्रति जो सलीम अली की भावनाएं हैं उसका वर्णन कर सकते हैं। तो अभी हमने सलीम अली जी की भावनाओं को, पंछियों के प्रति जो सलीम अली की भावनाएं थी उसका वर्णन हम लोगों ने कर दिया पूरी पूर्णता के साथ, अच्छी तरीके से। अब हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 में बोला जा रहा है वाई डू यू थिंक ही इज कॉल्ड द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे भारत के वर्ल्ड मैन, मतलब वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो इसका भी आंसर अभी हम लोगों ने सलीम अली जी की पिक्चर को समझते समय पूरा कर लिया था, तो आप उन्हीं सबको इंग्लिश में लिख लेंगे। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको आंसर बता दिया जाएगा। अब हम लोग स्टोरी को समझते हैं। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। पढ़िए, समझिए और कहानी का आनंद लीजिए। इस कहानी को पढ़िए, समझिए और उसका आनंद लीजिए। तो कहानी में बताया जा रहा है द ओल्डेस्ट फेलो इन माई क्लास वॉज बोधराज। कहानी में बताया जा रहा है कि कक्षा में सभी सहपाठियों में, सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वालों में, फेलो में सहपाठी या साथ पढ़ने वालों में, तो कक्षा में सभी सहपाठियों में, साथ पढ़ने वालों में बोधराज सबसे बड़ा था। ऑल ऑफ अस वर अफ्रेड ऑफ हिम। ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी बोधराज से, मतलब उससे भयभीत रहते थे, क्योंकि बोधराज कक्षा में सबसे बड़ा था, इसलिए सभी लोग बोधराज से बहुत ज़्यादा डरे रहते थे, भयभीत रहते थे। वह हमेशा, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है ही ऑलवेज हैड अ कैटेपल्ट इन हिज हैंड एंड वाज एन एक्सीलेंट शूटर। आगे बताया जा रहा है कि वह हमेशा, सदैव अपने हाथों में एक गुलेल लिया करता था और वह एक बहुत उत्कृष्ट, बेहतरीन निशानेबाज था। मतलब उसके हाथों में हमेशा एक गुलेल होती थी और वह बेहतरीन निशानेबाज था।
आगे बताया जा रहा है His favorite targets were birds. उसके पसंदीदा शिकार पंछी थे, मतलब पंछी उसके पसंदीदा शिकार थे। उसको पंछियों को मारने में बड़ा आनंद आता था। जब पंछी उसके गुलेल से घायल होकर पृथ्वी पर गिरते थे और दर्द से तड़पते थे तो उसको बहुत मजा आता था। वह अपने आप पर गर्व करता था कि वह कितना बढ़िया निशानेबाज है। उसको उन मासूम और छोटे पंछियों का विलाप, दर्द, पीड़ा, मृत्यु आदि से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वह पंछियों की भावनाओं को नहीं समझता था और उन्हें मारता था और खुश होता था। He would stand under a tree, take aim and shoot a pebble from the catapult. आगे बताया जा रहा है कि वह पेड़ की ओट में छांव में खड़ा हो जाया करता था और निशाना साध कर, लक्ष्य साध कर अपने गुलेल से कंकड़ पत्थर चला देता था, छोड़ दिया करता था। और आगे बताया जा रहा है द नेक्स्ट मोमेंट अ बर्ड वुड फॉल डाउन। और आगे बोला जा रहा है कि अगले ही क्षण पंछी भूमि पर, जमीन पर गिर जाया करते थे तड़पते हुए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बोधराज कक्षा में सबसे बड़ा था और सभी बच्चे उससे डरते रहते थे। इसलिए कभी किसी ने उसको ये सभी निर्दयी कामों को करने से, पंछियों को मारने से रोका टोका नहीं। और उस दुष्ट मतलब बोधराज का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता ही गया, उसकी दुष्टता बढ़ती ही गई। और जब वह पेड़ की छांव में छुप जाता था और खड़े होकर अपने गुलेल से निशाना लगाता था, मतलब गुलेल को पहले उसमें कंकड़ रख लेता था गुलेल की रबड़ पर और उसके बाद निशाना लगाकर कंकड़ को छोड़ देता था तेजी से, जिससे कि पंछियों को कंकड़ लग जाता था और उन्हें दर्द होते हुए पंछी पेड़ों पर से जमीन पर गिर जाते थे। और जैसे ही कंकड़ पंछियों को लगते थे, क्योंकि पंछी झुंड समूह में रहते हैं, तो एक न एक पंछी चिड़िया निशाने से घायल होकर गिर ही जाती थी और पंछी इस तरह उसके शिकार बन जाते थे। तो अभी तक आपने समझा कि कहानी बताई जा रही है बोधराज किसी का मित्र है, मतलब किसी की कक्षा में सबसे बड़ा है सभी बच्चों में और सभी बच्चे उससे डरते रहते हैं। उसके हाथ में हमेशा एक गुलेल होती है और वह एक बहुत ही अच्छा निशानेबाज भी है। उसके पसंदीदा शिकार पंछी हैं, पंछियों को मारना उसको बहुत पसंद है। वह पेड़ों की ओट में छांव में छुप जाता था और निशाना लक्ष्य साध कर पंछियों के ऊपर अपनी गुलेल से हमला कर देता था और गुलेल से हमले के बाद पंछी घायल होकर तड़पते हुए जमीन पर गिर जाते थे। कभी कभी पंछी मर भी जाते थे और ये सब देखकर बोधराज को बहुत आनंद आता था, बहुत मज़ा आता था। आगे बताया जा रहा है I lived with my parents in an old bungalow on the outskirts of the city. It has a garden full of trees and shrubs. आगे बताया जा रहा है कि मैं अपने माता पिता के साथ एक पुरानी कोठी, पुराने बंगले में शहर के बाहरी इलाके में रहता था। आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी मतलब शहर के बाहरी इलाके, मतलब शहर से बहुत बाहर, जो शहर में हो उस जगह को नहीं, शहर के बाहर के जगह को आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर है, कहानी का राइटर है, वह बता रहा है कि वह अपने माता पिता के साथ एक पुरानी कोठी में, पुराने बंगले में रहता था, जो कि शहर से बाहर था, शहर के बाहरी इलाके में था। बंगलों के लिए हम लोग फर्म, कॉफरेडम आदि शब्दों का यूज कर सकते हैं। तो अभी तक आपने समझा कि जो राइटर है, ऑथर है, वो अपने कक्षा में पढ़ता था। उसके कक्षा में एक बोधराज नाम का लड़का था, जो कि सबसे बड़ा था और बहुत दुष्ट था। वह पंछियों को मारता था।
और सभी बच्चे उससे डरते रहते थे। अभी हम लोगों को राइटर ऑथर का नाम नहीं पता है कि इस कहानी का लेखक कौन है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है इट हैज़ अ गार्डन फुल ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। बताया जा रहा है कि बंगले के पास एक सुंदर बगीचा था, फुल ऑफ ट्रीज मतलब जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में वृक्ष लगे थे और वहाँ पर झाड़ियाँ भी थी। श्रब्स मीन्स होता है फूल आदि की छोटे छोटे वृक्षों, कटीले वृक्षों को हम लोग श्रब्स झाड़ियाँ कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बोधराज के फ्रेंड मतलब राइटर का जो बंगला था, जो कि अपने माता पिता के साथ शहर से बहुत दूर रहता था, वहाँ पर एक सुंदर बगीचा था जो कि वृक्षों, पेड़ों से और झाड़ियों, फूलों से भरा हुआ था। बगीचे के लिए हम लोग उपवन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे आपको स्टोरी में बताया जा रहा है बीइंग फार फ्रॉम द सिटी माई फ्रेंड्स रेयरली केम टू विजिट मी बट बोधराज फाउंड इट अ गुड प्लेस टू हंट। आगे बताया जा रहा है कि शहर से दूर होने के कारण जो राइटर ऑथर के फ्रेंड मित्र थे वो उससे मिलने कम ही आते थे। रेयरली मीन्स कम ही आते थे। रेयरली केम टू विजिट मी मतलब ऑथर से मिलने कम ही आते थे, क्योंकि उसका घर, ऑथर का घर शहर से बहुत दूर था, शहर के बाहरी इलाके में था। बट बोधराज फाउंड इट अ गुड प्लेस टू हंट। आगे बताया जा रहा है लेकिन बोधराज को शिकार करने के लिए यह एक अच्छी जगह मिल गई, मतलब उसको यह एक अच्छी जगह लगी क्योंकि वहाँ पर गार्डन था और बोधराज के फेवरेट टारगेट बर्ड्स थे और गार्डन में ढेर सारे पेड़ पौधे थे, फूल पत्ती के पौधे वृक्ष थे, तो वहाँ पर पंछी भी बहुत रहे होंगे, इसलिए बोधराज को वह जगह बहुत ही ज़्यादा मन भाग गई, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। आगे की स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इफ़ यू लाइक दिस पार्ट, don't forget to like, share, subscribe my channel and support me. If you have any question, queries, ask your question, queries in the comment section. Thank you very much.